वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट नंबर है ये 441। आज डेट हो गई है 14 जुलाई 2020। फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, भारतीय राज्य व्यवस्था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए भैया, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत में उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधान से हटकर हुआ है। देखिए, पहला ही गलत है। यदि आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष चल जाएगी, यानी लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा आपको। अगर राज्यसभा से बनना है तो 30 वर्ष होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष हुई है भैया। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए कितनी है? ये 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए। गलत है पहला वाला, दूसरा वाला करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कहीं पर भी उप प्रधानमंत्री के पद के सृजन की बात नहीं की गई है भारतीय संविधान में। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में कोई उपबंध नहीं है। भारत में इस पद का सृजन राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। यह एक गैर संवैधानिक पद है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का प्रधानमंत्री यदि उच्च सदन का है, कौन सा होता है उच्च सदन? राज्यसभा का है तो क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा, या फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। निम्न सदन में बजट पेश नहीं कर सकेगा, केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकेगा। क्या करेगा वो? देखिए, यदि भारत का प्रधानमंत्री उच्च सदन यानी राज्यसभा का है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा। ये ए करेक्ट हो जाएगा इसका। बाकी कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो। किसी भी सदन का मतलब ना लोकसभा का हो ना राज्यसभा का हो, लेकिन 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो यदि प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी 6 माह के भीतर निम्न सदन या उच्च सदन का सदस्य बनकर वो जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। देखिए, यदि प्रधानमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो निम्न सदन यानी लोकसभा, ये आपको पता होना चाहिए निम्न सदन कौन सा, उच्च सदन कौन सा। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न कर जाते हैं। वो निम्न सदन राज्यसभा को समझते हैं, जबकि राज्यसभा जो है उच्च सदन है। किंतु मतदान नहीं कर सकता वो किसमें? यदि प्रधानमंत्री उच्च सदन का है मतलब वो राज्यसभा का है, तो निम्न सदन मतलब लोकसभा में बोल सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। वह जिस सदन का सदस्य है केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है। यही बात ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता वो, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आता किसमें भैया? लोकसभा में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय आवश्यक नहीं है कि वे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के भीतर अवश्य रूप से दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो जाना चाहिए। बिल्कुल समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अगले स्टेटमेंट पढ़कर यही करेक्ट हो गया। और क्या था पढ़कर देख लेते हैं। फिर भी आवश्यक नहीं है कि वे दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के भीतर लोकसभा का सदस्य हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी सदन का चल जाएगा। चलिए, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय आवश्यक नहीं है कि वह लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य हो, किंतु उसको 6 माह के भीतर किसी एक सदन मतलब या तो लोकसभा का बन जाए या राज्यसभा का सब बन जाए वो, अन्यथा 6 माह की समाप्ति के पश्चात वो प्रधानमंत्री से बाहर फेंक दिया जाएगा उसके पद से। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, 4 में से एक ही करेक्ट होगा इसमें से, याद रखना। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों के चयन में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है, या फिर वह अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक के शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं। कौन सा करेक्ट है इसमें? भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, सबको पता होगा ये वाली बात। उसे अपने सहयोगियों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सके। वह मंत्रियों के चयन में स्वविवेक का प्रयोग करता है और वह संसद के बाहर के व्यक्तियों को भी मंत्री बना सकता है, किंतु 6 माह के भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। उसे किसे? जिस व्यक्ति को बनाएगा वो, अन्यथा 6 महीने के पश्चात मंत्री भी नहीं रहेगा वो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बताइए। दूसरा स्टेटमेंट है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के, उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, पहला वाला गलत है क्योंकि यहाँ भी 15% आएगा। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में वैसा स्टेट गवर्नमेंट में, तो 15% है, 25% नहीं है। एलिमिनेट करो एक को, आंसर करेक्ट हो जाएगा 2 और 3, जहाँ जहाँ एक है वो नहीं होगा। और इसमें एग्जामिनर दिमाग दौड़ा सकते हैं, कहाँ पर दौड़ा सकते हैं वो, यहाँ लोकसभा की जगह क्या कर सकते हैं, संसद कर सकते हैं कि संसद सदस्यों की कुल संख्या के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि गलत है, लोकसभा से होगा। और यहाँ विधान सभा की जगह विधानमंडल कर सकते हैं या फिर विधान परिषद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 सही है किंतु एक सही नहीं है। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 यह कहता है कि अनुच्छेद 75(1) में हम एक अनुच्छेद 75(1) में एक जो ए जोड़ेंगे, का जोड़ेंगे, और उसमें उपबंध होगा कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। छठे प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, निम्न सदन में, कौन सा होता है निम्न सदन? लोकसभा। निम्न सदन में बहुमत खो देने पर प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है और इसका उल्लेख संविधान में है ही नहीं कहीं। दूसरा स्टेटमेंट है, केंद्र का मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो सकता है। हो सकता है ना, 6 महीने के अंदर तो ले लेगा तो बच जाएगा सदस्यता। दूसरा स्टेटमेंट है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के स्वयं विवेक पर निर्भर करती है। देखिए, केंद्र का मंत्री है तो चलो सदस्य लेने की आवश्यकता है क्या उसको? कोई आवश्यकता नहीं है, सदन के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है वो। करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, पहला भी करेक्ट है। निम्न सदन में बहुमत खो देने पर, यानी लोकसभा में बहुमत खो देने पर प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है और इसका उल्लेख संविधान में है ही नहीं कहीं। तीसरा वाला गलत है, पता क्यों गलत है? मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के स्वयं विवेक पर निर्भर करती है, राष्ट्रपति के स्वयं विवेक पर नहीं। राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन उसमें एक लाइन कई बार बोली होगी मैंने 50 बार, और लक्ष्मीकांत में लिखी है, पॉलिटी की बुक में लिखी है कि राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते समय, मतलब मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करते समय प्रधानमंत्री से सलाह लेगा। सलाह, तो सलाह का मतलब यही है उसका स्वयं विवेक। तो राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री आएगा। गलत है इसलिए स्टेटमेंट, केवल 1 और 2 करेक्ट है। 1 और 2 सी है इसका उत्तर। तो कथन 3 सही नहीं है। संविधान में यह उपबंध कहीं नहीं है कि निम्न सदन अर्थात लोकसभा में बहुमत खो देने पर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 में उपबंध है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अतः इसी आधार पर यह परंपरा परिपाटी जो है विकसित हुई है। मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो सकता है और यदि किसी सदन का सदस्य नहीं भी है तो भी हो सकता है, बशर्ते 6 माह के भीतर उसे सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, किसी भी सदन का। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के स्वयं विवेक पर निर्भर करता है कि वह किसे मंत्री बनाए और किसे ना बनाए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। संविधान के अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का उपबंध किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, किसी मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी और किसी प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी। तो या तो ये दोनों सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, किसी एक मंत्री की अगर मृत्यु हो गई या त्यागपत्र दे दिया तो मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी, गलत है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कृत्य कर दिया तब मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी, दूसरा वाला करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। तो किसी मंत्री की मृत्यु या फिर त्यागपत्र पर मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी, केवल रिक्तता उत्पन्न होगी जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। एक एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, न केवल यूपीएससी सिविल सेवा के लिए बल्कि स्टेट पीसीएस और दुनिया भर का कोई भी एग्ज़ाम जो भारत में होता है और जिसमें जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में, निम्नलिखित एक ही ले लेते हैं ना, निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, बताइए। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और तीसरा है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, क्षेत्रीय परिषद। बताइए उपरोक्त में से निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का तो होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का भी होता है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का भी होता है। क्षेत्रीय परिषद का नहीं होता, इसका होता है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। और ये बात पहले भी बताई होगी किसी न किसी टेस्ट में क्षेत्रीय परिषद को लेकर। तो 5 को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए, 1 2 3 4। तो देखिए उपरोक्त में से 5 सही नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होम मिनिस्टर होता है, भारत का गृह मंत्री होता है। वर्तमान में कौन है, सभी को पता है, अमित शाह। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित के अध्यक्ष होते हैं, किसके, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, नीति आयोग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। तो याद रखना है सारे के सारे को, क्योंकि पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेते हैं दूसरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल के समय कभी भी संसद में उपस्थित ही नहीं हुए। दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश से बाहर हुई। चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल के दौरान एक बार संसद में उपस्थित हुए ही नहीं कभी। पबजी खेल रहे होंगे। देखिए 6 महीने के लिए तो बने थे, लेकिन फिर भी एक आध बार हो सकते थे। गलत है, मतलब करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। मंत्रिमंडल में, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ। गलत है, एक बार तो हुआ है भाई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर हुई, बिल्कुल उज्बेकिस्तान में हुई थी, कॉन्फ्रेंस में गए थे वो। 1 और 3 सही है, यहाँ पर दूसरा गलत है। तो चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 17, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। चौधरी चरण सिंह 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, परंतु इस दौरान लोकसभा की कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले लिया गया था और सरकार गिर गई थी। यही कारण था, पबजी नहीं खेल रहे थे वो। और अगला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद मतलब उज्बेकिस्तान में हुई। वे भारत पाकिस्तान समझौते के तहत वहाँ पर गए थे। और संविधान का अनुच्छेद 352 का 3 ये कहता है कि मंत्रिमंडल का प्रयोग हुआ है। कितनी बार हुआ है, एक बार तो हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मंत्रिमंडल का प्रयोग कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है, या इस चीज़ को परिभाषित नहीं किया गया। ऐसा बहुत प्रश्न पूछे गए हैं पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव उपरोक्त में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कौन कौन है इसमें। चौधरी चरण सिंह रहे हैं, मोरारजी देसाई भी रहे हैं, बीपी सिंह भी रहे हैं, देवगौड़ा भी रहे हैं, और बीपी नरसिम्हा राव भी रहे हैं। सारे के सारे तो रहे हैं।
राज्य के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री भी रहे हैं, गुजरात के रहे हैं, 4 बार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो सारे के सारे हैं डी है इसका आंसर 1 2 3 4 5। तो देखिए उपरोक्त सभी भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। विवरण इस प्रकार है। बीपी सिंह रहे उत्तर प्रदेश के और मोरारजी देसाई तत्कालीन बम्बई राज्य के रहे हैं। अब तो मुंबई है वो, उस समय का तत्कालीन बम्बई। चौधरी चरण सिंह रहे उत्तर प्रदेश के। पीवी नरसिम्हा राव रहे आंध्र प्रदेश के। एचडी देवगौड़ा रहे कर्नाटक के। नरेंद्र मोदी रहे हैं गुजरात के 4 बार। तो मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कब बने थे ये? 1977 में। और मुख्यमंत्री थे किसके? बम्बई उस समय का। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं और बनने से पहले गुजरात की कितनी बार? 4 बार मुख्यमंत्री रहे। इस चीज़ को याद रखना, कुछ 3 के बहकावे में रहते हैं लेकिन 4 बार रहे हैं। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ये था पार्ट 2। कौन सा? जो अभी हमारी सीरीज़ शुरू हुई थी ना इंडियन पॉलिटी में, राष्ट्रपति वाली ख़त्म कर दी थी, उसके बाद भी था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो इसमें तो अधिकतर रिलेटेड प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न हो गए। चलिए अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिए इसका 1 से 2 बार। धन्यवाद।